हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का अध्याय 1 जो कि रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पिछले लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है तो कमेंट्स में आप जरूर लिखिए ताकि हमको भी समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और आप जो पूछेंगे उसका आंसर मैं जरूर करूंगा। और अगर आपने बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से करें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। ठीक है, ताकि और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं। आज के अध्याय को, आज की क्लास को आरंभ करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो कि महत्वपूर्ण है। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 5 रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे, पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, उसके विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया को समझेंगे। इसमें से जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है संयोजन अभिक्रिया समझेंगे, उसमें हम एक उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को भी समझेंगे। वियोजन में 3 तरह के वियोजन को समझेंगे हम लोग। वियोजन में समझेंगे उष्मीय वियोजन, प्रकाश वियोजन, विद्युत वियोजन को समझेंगे। उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। इन सारे अभिक्रियाओं को अच्छे से एक एक करके परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ हम लोग समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला नंबर का जो टॉपिक है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हम लोग समझते हैं। चलिए कॉपी पेन लेकर के आप लोग रेडी हो जाइए। और यहाँ पे देखिए एक इमेज आप देख पा रहे हैं। इस इमेज में हमारे क्रियाकलाप एक एनसीईआरटी में दिया गया है। क्रियाकलाप में ये कह रहा है कि एक कोई मान के चलिए एक कंटेनर है ना, ग्लास है, कांच का कोई बीकर है। इस बीकर में चूना डाल दिया गया है। इस चूने में क्या किया गया है, पानी को डाला गया है। चूने में पानी को डाला गया है। इस चूने के पानी में जब हम लोग मतलब चूना है, चूने में अगर हम पानी डाल रहे हैं तो 4 से 5 मिनट के बाद हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर से एक बुलबुले निकल रहे हैं। और आप महसूस करेंगे जब इस कांच के बीकर को पकड़ेंगे आप, तो यहाँ पे आपको ताप की महसूस होगी, उष्मा, गर्म महसूस होगा, है ना। आपको लगेगा कि ये जो कंटेनर है ये गर्म हो चुका है। क्या होता है, चूना जो है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो बहुत तीव्रता से अभिक्रिया होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और इतना खतरनाक ये अभिक्रिया होता है कि यहाँ पे उष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है, इस कारण से ये गर्म हो जाता है ना। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिस कारण से यहाँ पर क्या होता है, हमें इस कंटेनर को स्पर्श करने पर हमें ताप की अनुभूति होती है। चलिए संयोजन अभिक्रिया को हम समझते हैं। संयोजन एक क्रियाकलाप है, आपको अभी इसके बारे में हम समझाएंगे ही, इसके लिए घबराइए नहीं, आगे हम देखेंगे। संयोजन अभिक्रिया जो है ये क्या है। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग परिभाषा पहले लिखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ लिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो देखिए, जब संयोजन अभिक्रिया का लिखना है आपको, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक, पदार्थ हम लिख देते हैं, अभिकारक ही लिखो, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, देखिए, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, है ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, या 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी 2 अभिकारक मिलकर के आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण किया, है ना, एकल उत्पाद का निर्माण किया, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं,
संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें दो, है कि नहीं, पदार्थ मिलकर के, दो पदार्थ मिलकर के यानी संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, एकल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, दो रिएक्टेंट मिलकर के वन प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो क्या होता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण की, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, जैसे अगर बात करें, देखिए यहाँ पे कैल्शियम है, इस कैल्शियम को ऑक्सीजन गैस के साथ अब अभिक्रिया करवाते हैं, क्या बनता है, CaO बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम ऑक्सीजन जुड़ करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाए, यानी दो अभिकारक, यानी कैल्शियम एक पदार्थ, दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन, दो पदार्थ जुड़ करके एक प्रोडक्ट बनाया है, एक उत्पाद बनाया है, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर इस कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम यहाँ पर ले लें और इसको जल में डालें, इसमें डालें, जल में, ठीक है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, एक नाम से और जानते हैं, याद रखिएगा इस नाम को, इसे हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, वो नाम इंपोर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, नहीं बिना बुझा हुआ चूना, ध्यान रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है। ठीक है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डालेंगे ना, तो ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा और एक उत्पाद बनेगा। ठीक है, दो अभिकारक हैं और एक उत्पाद बनेगा, वो उत्पाद क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, वो उत्पाद जो बनेगा, उस उत्पाद की अगर बात करें तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca*OH का होल ट्वाइस। ठीक है, और ये जल में विलय होता है, जल में कैसा होता है, विलय होता है, और विलय होता है ना, इसको क्या कहते हैं, ये है बिना बुझा हुआ चूना। और जब बिना बुझा हुआ चूना है उसमें पानी डाल दोगे तो बुझ जाएगा, कहीं पे आग जल रहा है ना, उस आग में पानी डाल दोगे तो क्या होगा, अब तुमको पता ही है, दो जलाने वाला एक जलने वाला, हाइड्रोजन दो जलने वाला है, ऑक्सीजन जलाने वाला है, दोनों मिल गया है तो बन गया है बुझाने वाला। यहीं पे ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये क्या है, तो बिना बुझा हुआ चूना है, इसमें पानी डाल दिए, क्या हो गया, बुझा हुआ चूना हो गया, यानी भींग गया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बुझा हुआ चूना। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा पता है, आपसे पूछेगा बुझा हुआ चूना का सूत्र लिखें। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना इसे कहते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये था बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, और जब इसमें पानी डाल दिए क्या हो गया, तो ये हो गया बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एक बात और आपको बता रहे हैं, यहां तक ही सीमित नहीं है, एक आपने एग्जाम्पल यहां देखा है ना, एक उदाहरण संयोजन अभिक्रिया का ये है, एक उदाहरण, और उदाहरण तो बहुत है, तीसरा उदाहरण आपको हम दे रहे हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपको आगे जब हम जैव प्रक्रम पढ़ेंगे वहां भी हमको उपयोग होगा, बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं में इसके उपयोग को देखे पाएंगे हम लोग। ये समीकरण का हम एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ेंगे, वहां भी सब अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया का हमें आवश्यकता पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है, और बहुत सारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये रासायनिक अभिक्रिया आ जाता है, बिहार बोर्ड में तो आता ही है। ठीक है, बिहार बोर्ड में आपसे पूछेगा बुझा हुआ चूना का नाम क्या है, बिना बुझा हुआ चूना का नाम क्या है, या आपको दे देगा बुझा हुआ चूना को बिना बुझा, मतलब बुझा हुआ चूना को, है कि नहीं, इसको जो है अभिक्रिया करवाने के लिए, ठीक है, इसके साथ CO2 के साथ अभिक्रिया करवाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं, देखिए Ca*OH के होल ट्वाइस, ये कैसा है, एक्वस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, जगह हमें यहाँ पर कम दिख रहा है। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम CO2 गैस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो
क्या होता है, तो एक प्रोडक्ट बनता है CaCO3, CaCO3, यानी इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका एक और रासायनिक नाम है जिसका नाम जो है संगमरमर का नाम आप सुने होंगे, एक और इसका नाम है जिसका इसका एक और नाम क्या है, संगमरमर, एक और नाम से इसको जानते हैं, संगमरमर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ देगा, है ना, संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछ देगा, या चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र पूछ देगा, ठीक है, या आपसे कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछ देगा, तो सबका रासायनिक सूत्र जो है यही है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या देखें, ये सारे अभिक्रियाएं जो है जिसमें दो अभिकारक मिलकर के एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, यानी दो अभिकारक, दो प्रोडक्ट, नहीं प्रोडक्ट बोले सॉरी, दो रिएक्टेंट मिलकर के वन प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, तो दो जुड़ के एक बनाया यानी संयोजन अभिक्रिया, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब यहाँ पे ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हो ना, यही अभिक्रिया का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाला जो अभिक्रिया आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2, है ना, गैस के साथ अभिक्रिया, यही अभिक्रिया क्या होता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, कमरे जो होता है आपका, जो घर होता है, घर का जो दीवार होता है, उस दीवार के पुताई के लिए करते हैं, ठीक है, चूना जो करते हैं, घर का चूना सफेदी के लिए हम लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो रासायनिक समीकरण आप देख रहे हो ना, इसके बारे में हम कुछ लिख रहे हैं, उसको आप ध्यान रखें, इसके बारे में एक प्रमुख विशेषताएं आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो कैल्शियम, यहाँ पे Ca*OH का होल ट्वाइस, इसका जो एक्वस सोल्यूशन है, मतलब ये जल में विलय अवस्था में है, जब इसको CO2 गैस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, क्या बना है, CaCO3, ठीक है, CaCO3, है ना, सॉलिड रूप में बना है। अब देखो इसके बारे में कुछ बातें आपको हम बता दें, है कि नहीं, इसके बारे में, इसे हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। देखिए ये जो बुझा हुआ चूना है ना, ये जो बुझा हुआ चूना है, इस बुझे हुए चूने की अगर हम बात करें, है ना, बुझा हुआ चूना का उपयोग हम अपने घर की दीवारों, घर की दीवारों के सफेदी के लिए करते हैं, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों के सफेदी के लिए करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
हवा में उपस्थित, हवा में उपस्थित, उपस्थित हवा में उपस्थित कार्बन डाई ऑक्साइड, हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे 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 अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और इसका रंग सफेद होता है, इसीलिए दीवारों दीवारों के पुताई, दीवारों के पुताई, पुताई नहीं रंगाई के एक दो दिन के बाद दीवार चमकने लगती है। देखिए इतनी बातें को आपको लिखना है। देखिए क्या होता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को घर के दीवालों के पुताई के लिए उपयोग करते हैं, तो क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, उसका जो विलयन जो है, जो जिसके उपयोग हम सफेदी के लिए कर रहे हैं, जब दीवार पे हम लोग चढ़ा देते हैं, उसको कलर कर देते हैं, तो क्या होता है कि आप देखोगे कि 1 या 2 दिन के बाद वो पूरा सफेद दुधिया रंग से चमकने लगता है। क्योंकि क्या होता है, हवा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आप सभी जानते हो हवा में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। ये 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसका जो है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हम क्या कहते हैं, तो एक नाम से और जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संगमरमर, है ना। इस संगमरमर का भी सूत्र है, ये ध्यान रखिएगा। इसका सूत्र है रासायनिक सूत्र, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, ठीक है, या चूना पत्थर, इसे कहते हैं संगमरमर। ये चूना पत्थर है ना, इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है उजला। ठीक है, तो क्या होता है, 1 या 2 दिन के बाद ये जब क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 अभिक्रिया करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, इसका कलर कैसा होता है, सफेद होता है। इसीलिए 2 या 3 दिन, रंगाई के 2 या 3 दिन के बाद हमारा जो दीवार है वो उजला रंग से चमकने लगती है। ठीक है, चमकीली हो जाती है। यही जो कारण है ना कि हम लोग क्या करते हैं, कमरे के दीवार के, है ना, जो पुताई करते हैं, इसमें क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं सफेदी करने के लिए। और जो सफेदी करने वाला होता है वो क्या बोलता है, 1 या 2 दिन के बाद आपका जो दीवार है उसका कलर कैसा हो जाएगा, एकदम चमकने लगेगा। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए।
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही उपयोग क्या होता है, दीवार की सफेदी के लिए होता है। यहाँ पे आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में आपने क्या देखा, दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, दो अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, दो रिएक्टेंट मिलकर के वन प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि कैल्शियम और ऑक्सीजन जुड़ करके कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों जुड़ करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब CO2 से अभिक्रिया करवा रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो रहा है। और यही जो अभिक्रिया आप देख रहे हो ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 का, है कि नहीं, यही अभिक्रिया जो होता है जो आगे चलकर हमें इसकी जरूरत पड़ती है। कि क्या जरूरत पड़ती है, जब हम इसकी सफेदी करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जिसे हम बुझा हुआ चूना का के नाम से जानते हैं, बुझा हुआ चूना का उपयोग हम अपने घर की दीवारों के सफेदी के लिए करते हैं। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों के सफेदी के लिए करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और इसका रंग सफेद होता है। इसलिए दीवारों के रंगाई के एक दो दिन बाद दीवार चमकने लगती है। ये बातें आपको ध्यान रखना है, ध्यान में रखना है। हम उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपने समझ लिया होगा। दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया होता है। अगर आप इसको नोट्स करना चाहते हैं, एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं इसको नोट करिए, ठीक है, मात्र 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप इसको नोट करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अगर नोट कर लिए होंगे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। और आपको मैंने यहाँ पे समझाया, इसको भी आपने देख लिया और इसको हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट्स नोट कर लिए होंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, है कि नहीं। आगे हम समझते हैं ये जो संयोजन अभिक्रिया आपने देखा है ना, ये जितने भी संयोजन अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि आपको कुछ उदाहरण देकर के हम समझाते हैं। देखिए यहाँ जैसे मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ आपने अभिक्रिया करवाया है ना, तो क्या बना, MgO, सॉलिड बना। लेकिन यहां पर साथ में क्या उत्पन्न हुआ, यहां पे साथ में प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा। अगर आप कार्बन की बात करें, कार्बन लकड़ी है ना, को जब आप दहन करते हो, लकड़ी को जब आप दहन करते हो, ठीक है, लकड़ी को जब आप दहन करते हो क्या होता है, CO2 गैस बनता है। और जब लकड़ी जलेगा तो साथ में क्या बनेगा, प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी आपने क्या देखा, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, CaO है ना, तो जब हम जल से अभिक्रिया करवाए थे, है ना, CaO क्या है, एक सेकेंड, ये CaO क्या है, ये सॉलिड है। जब इसको हमने पानी के साथ अभिक्रिया करवाया तो क्या हुआ, आपने अभी देखा, Ca*OH का हॉल ट्वाइस बना, यानी एक्वस फॉर्म में, ये भी है, विलय अवस्था में प्राप्त हुआ। लेकिन ये सारे अभिक्रिया जो हुई है ना, यहाँ पे क्या हुआ है पता है आपको, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुआ है, उष्मा ऊर्जा साथ में बना है, उष्मा ऊर्जा साथ में बना है, ये ध्यान रखना है आपको। यानी आपको यहाँ पे समझ लेना है, क्या समझ लेना है, देखिए यहाँ पे आपने पहला ही क्रियाकलाप जो एनसीईआरटी में दिया है, यहाँ पे दिया है कि नहीं, चूना है ना, कैल्शियम ऑक्साइड है, जब इसमें पानी डाला हमने तो पानी डाला तो क्या हो गया, यहाँ पर ये इतनी तीव्र अभिक्रियाएं हुई है ना कि इसके अंदर से उष्मा ताप का क्या हो गया, निर्माण हो गया, मतलब उष्मा ताप उत्पन्न हो गया, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न हो गया, उसमें ऊर्जा का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे देखिए जितने अभिक्रिया देखे हैं और यहाँ पर हमने जितनी अभिक्रियाएं लिखी है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ दहन किए तो क्या हुआ, प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा बना, है कि नहीं, यानी ताप उत्पन्न हुआ, उष्मा उत्पन्न हुआ, है कि नहीं। कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ, कार्बन पेपर जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, कुछ भी जलाते हो, क्या होता है, आग जलती है, आग के साथ उष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न होता है। CaO को H2O के साथ मान के चलो अभिक्रिया करवाए तो क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ भी ताप उत्पन्न हुआ। यानी
संयोजन अभिक्रियाएं जो होती है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, संयोजन अभिक्रियाएं जो होती है ना, ये जितनी अभिक्रियाएं होती है इन सब में उष्मा उत्पन्न होता है, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा एक बात, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में, याद रखिएगा मैं लिख रहा हूं, है ना, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ निर्माण के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न होता है तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न होता है तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा हो, अभिक्रिया होने के दौरान उत्पाद भी बन रहा हो, साथ में ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न हो रहा हो, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया जहां पे अभिक्रिया हो, उत्पाद बने, साथ में ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न हो, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात करें, यहाँ पर उदाहरण की बात करें, उदाहरण, ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उदाहरण क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उदाहरण कैसा है? बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो उदाहरण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये उदाहरण है पहला, है कि नहीं? पहला उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन, उदाहरण क्या है? प्राकृतिक गैस का दहन, ठीक है, प्राकृतिक गैस का दहन। अब इसका जो है प्राकृतिक गैस का दहन की अगर हम बात करें तो आइए देखते हैं कैसे प्राकृतिक गैस का दहन जो है इसका उदाहरण है। जैसे प्राकृतिक गैस की बात करें तो हम सभी जानते हैं CH4, जिसे मीथेन गैस कहा गया है। मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं क्या बनता है? आप सभी जानते हो, यहाँ पर क्या बनता है? CO2 बनता है प्लस H2O बनता है, साथ में क्या बनता है कि नहीं? साथ में क्या बनता है? प्रकाश भी बनेगा, ऊष्मा भी बनेगा, है ना, और ऊर्जा भी बनेगा। प्रकाश, ऊष्मा, ऊर्जा भी बनेगा, ठीक है, प्रकाश भी बनेगा, ऊष्मा भी बनेगा, ऊर्जा भी बनेगा। तो मीथेन गैस का दहन यानी CH4 आप देख रहे हो, ये जो CH4 है ये मीथेन गैस है। जब इसका दहन करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा, ठीक है। इतनी बातें आपको देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पे ये समीकरण प्राय संतुलित नहीं है। चलिए इस समीकरण को संतुलित करके देखें, क्योंकि हम लोग संतुलित समीकरण पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे देखो 2 है, इधर कितने हैं, 3 है, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ आपको 2 लगा देना है। 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन 2 है, इधर 2 ऑक्सीजन, 2 4 है, तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए। प्राय समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। मीथेन गैस का दहन जो है ना, ये भी प्राकृतिक है कि नहीं, ये मीथेन गैस जो है प्राकृतिक गैस है, यानी प्राकृतिक गैस का दहन जो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक विक्रिया का क्या है, उदाहरण है। और अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो उम्मीद करते हैं आप सीधे इसके आंसर को लिखोगे। प्राकृतिक गैस के दहन का रासायनिक सूत्र पूछ देता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का कुछ उदाहरण पूछ देता है, 2-3 उदाहरण लिखने के लिए दे देता है, कुछ भी दे देगा। आज के बाद आप एग्जाम में गलती नहीं करोगे, ठीक है। आप पढ़ लिए हो, बिहार एग्जाम पोर्टल से आप जुड़े हो, बिहार एग्जाम पोर्टल आपको हर एक वो क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में विद्यार्थियों को फंसाता है, मैं सारे क्वेश्चंस को क्या करूंगा, यहाँ सॉल्व करूंगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा, उदाहरण के साथ समझाऊंगा। इसी के साथ आप चैनल को अगर शेयर नहीं किए हो ना, बिहार एग्जाम पोर्टल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, इस वीडियो को शेयर नहीं किए हो, इसको लाइक नहीं किए हो, तो गलत बात किए हो। फिर मैं बोल रहा हूँ, जल्दी से करो और इसको नोट करो, और नोट करके तुरंत में इसके बाद 2 उदाहरण को मैं समझा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मारो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, है कि नहीं। 1 सेकंड के लिए मैं हट रहा हूँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं और लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लिख रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से मान के चलो अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि यही जो लिखने का अभ्यास है ना, आप बार बार क्लास में हमसे पूछते हो, ठीक है। नोट्स 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 क्या होता है, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको आप लिखो। लिखने से क्या होगा, आपका हैंडराइटिंग अच्छा होगा, साथ में आप जो पढ़ रहे हो उसको सोचो फिर लिखो, ठीक है। आप जो लिखोगे ना, अपने मन से लिखोगे ना, तो आपके दिमाग की जो क्षमताएं वो बढ़ेगी, सोचने की क्षमताएं बढ़ेगी, ठीक है। हम सभी जानते हैं सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए दिखते हैं, मतलब देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। अगर आपको बिहार बोर्ड में 470 बिहार बोर्ड स्टेट में आपको आना है ना, स्टेट टॉपर बनना है ना, तो फिर आपको ऐसा सपना देखना है, जो सपना आप सोते हुए देखते हो ना, उससे नहीं काम चलेगा। सपना वैसा देखो जो तुमको सोने नहीं दे। तो अगर आपको सही में बिहार बोर्ड में स्टेट टॉपर बनना है, अगर आपका ये सपना है, तो भैया ये सपना ऐसे पूरे नहीं होगा, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। और हम आपके लिए तैयार हैं, डेडिकेट हैं। बिहार एग्जाम पोर्टल हमेशा 24/7 आपके लिए उपस्थित है और रहेगा। और अगर आप हमारे साथ देते हो, तो हम उम्मीद करते हैं आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, और बेहतर ही नहीं होगा, आप आगे भी सफलता बहुत जल्दी पाओगे, ठीक है। लेकिन मेहनत करोगे तब, मेहनत में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। हर एक कंफर्ट जोन को छोड़ दो। अगर कंफर्ट जोन में रहोगे फिर जीवन में सफलता कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपको उठा करके पानी में फेंक दें, 2 ही बात होगा, या तो आप तैरना सीख जाओगे या तो डूब जाओगे। पहले तो पानी में कूदो तो यारो, कूदते ही नहीं हो, है ना। कूदोगे तब तो, लेकिन आपको कूद नहीं जाना है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि पानी में कूद जाओ, तैरना सीखो। आपको ये बता रहा हूँ, ये जो समुद्र है, अथाह समुद्र है ना। आपको ये बिहार बोर्ड का एग्जाम जो दिख रहा है ना, जो कि पास करना तो 450 सब नॉर्मल है, बहुत ला दे रहा है, ठीक है। एग्जाम का वो लेवल रहा नहीं। लेकिन अगर आप सपना देखते हो कि हमें स्टेट टॉपर बनना है, फिर पढ़ने वाले का भी कमी नहीं है। एक से एक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको आपको हराना होगा। इसके लिए आपको रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, और अभी से अगर इस चीज को आप बना लेते हो, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ हैं, तो हम भी आपके साथ हैं, हम तो आपके साथ हैं ही, आप ही नहीं हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके शेयर कीजिए। अब थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या देखा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न होते हैं, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए एक उदाहरण मैंने आपको क्या दिखाया, प्राकृतिक गैस का दहन, जिसमें मीथेन गैस जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है, साथ में CO2 बना है, जल बना है, प्रकाश बना है, ऊर्जा बना है, ये सारी चीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण की अगर हम बात करें, तो आपको नेक्स्ट उदाहरण दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दो, दूसरा उदाहरण, शाख
सब्जियों, शाक सब्जियों, एक सेकेंड, मजा नहीं आया इसको लिख, अच्छे से लिखें। शाक सब्जियों को विघटित होकर, शाक सब्जियों को विघटित होकर, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्मा क्षेपी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है कि नहीं। जो सब्जियां होती है ना, उस सब्जियों को क्या करते हो आप, मिट्टी के नीचे दबा देते हो, ये क्या होता है, उसका कंपोस्ट बन जाता है ना। तो उससे क्या होता है, ये भी जो शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो है, कंपोस्ट बन जाता है ना, वो कंपोस्ट बनना भी क्या है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण है। इसी तरह एक और उदाहरण को अगर हम ले लें तो एक और उदाहरण क्या हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये सभी ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और आपको हम बता दें बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं श्वसन, एक सेकेंड, श्वसन है ना, श्वसन भी ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। श्वसन भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, खाना में क्या खाते हैं, भोजन में क्या ग्रहण करते हैं, हम ग्रहण करते हैं रोटी, चावल, आलू, उसको अच्छे से मुख के अंदर क्या होता है, चबाते हैं। हम जब बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि हमारा जो लाला ग्लैंड्स होता है उसमें लार का श्रावण होता है, लार में एमिलेज नाम के एंजाइम होते हैं, वो मंड को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है। ठीक है, अब मंड जो टूटता है कार्बोहाइड्रेट में, फिर वो छोटी आंत में जाकर के ग्लूकोज बदल जाता है, ग्लूकोज से ब्लड उसको अवशोषण करके पूरे बॉडी के सेल कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जब हम शोषण करते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के कोशिकाओं तक पहुंचाता है। वहां पे क्या होता है, उस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रियाएं होती है, ऑक्सीजन ग्लूकोज से अभिक्रिया करता है, बदले में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो यहाँ पे क्या होता है, आपका शरीर जो गर्म है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही गर्म है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर उपापचय अभिक्रिया चलती है और 6CO2 मतलब यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, दोनों अभिक्रियाएं करती है, तो अभिक्रियाएं करती है तो क्या होता है, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिए, इस उदाहरण को आपको हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि हमारा जो शरीर है इसमें क्या होता है, हम रोटी चावल है कि नहीं और आलू खाते हैं, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है, C6H12O6 हमारे कोशिकाओं में पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता, बताओ जल्दी से बताओ। अब जब हम श्वसन लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को लाया जाता है, दोनों को मिलाया जाता है, तो क्या होता है,
ग्लूकोज टूटता है, ठीक है, और टूटता है तो क्या बनता है, याद रखना 6CO2 गैस बनता है, ठीक है। साथ में क्या बनता है आपको ध्यान रखना है, ये जो गैस है ना ये तो बनता है ये, साथ में 6H2O जल भी बनता है, साथ में ऊष्मा ऊर्जा भी बनता है, ऊष्मा ऊर्जा भी बनता है, ऊष्मा ऊर्जा भी क्या होता है, बनता है, ठीक है। ये समीकरण को आपको याद रखना है, श्वसन का ये समीकरण है 6CO2, मतलब यहाँ पे देखिए C6H12O6 वो जब 6O2 के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, अभिक्रिया करवाने से क्या होता है, CO2 बनता है, इस CO2 को हम श्वसन में छोड़ देते हैं, साथ में H2O बनता है जो पसीना से निकल जाता है कि नहीं, और भी बहुत उत्सर्जन तंत्र के द्वारा निकल जाता है, साथ में ऊष्मा ऊर्जा बनता है, इस ऊष्मा ऊर्जा से पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप खेलते हैं, सबके लिए क्या जरूरी है, श्वसन जरूरी है। श्वसन क्यों जरूरी है, ऑक्सीजन जाएगा, ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा, ऊर्जा मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, खेलेंगे, कूदेंगे, खानेंगे, पढ़ेंगे, टॉप करेंगे, ठीक है। ये सारी बातें ऊर्जा पे ही डिपेंडेंट है, और ऊर्जा पे डिपेंडेंट है तो श्वसन भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। तो आपने 3 उदाहरण को देखा, कितने उदाहरण को देखा, 3। यहाँ पे प्राकृतिक गैस का दहन CH4O2 आप देख रहे हो ना, ये दोनों अभिक्रिया की, और क्या बना, प्रकाश ऊर्जा बना। तो प्राकृतिक गैस का दहन क्या है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। उसके बाद साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किसके उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। श्वसन किसके उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। श्वसन जो ले रहे हैं वो भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको कुछ बातें और आपको हम समझा देना चाहते हैं, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, कि ये जितनी बातें मैंने आपको समझाया है ना, यहाँ पे संयोजन अभिक्रियाएं आपने पढ़ा है ना, संयोजन अभिक्रिया में क्या पढ़ा कि 2 अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो भी आज पढ़ा हम लोगों ने, तो ये बातें समझा। इसमें देख रहे हो कैल्शियम ऑक्सीजन का अभिक्रिया CaO, ये सारे संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 से, इसका उपयोग हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ करते हैं, दीवार की सफेदी के लिए करते हैं। इसके बाद हमने सफेदी के लिए कैसे करते हैं, तो देखो ये रासायनिक अभिक्रिया को मैंने लिख करके आपको लिख दिया, बुझा हुआ चूने का उपयोग हम अपने घर की दीवारों के सफेदी के लिए करते हैं। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों के सफेदी के लिए करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और इसका रंग सफेद होता है। इसलिए दीवारों के रंगाई के 1-2 दिन बाद दीवार चमकने लगता है। इसको दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे हमने क्या पढ़ा, 2 अभिक्रियाओं को मैंने यहाँ पे लिखा, 2-3 अभिक्रियाओं को, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये सारे संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया जहाँ होता है वहां पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होता है। फिर ये अभिक्रिया को लिखा और 3 उदाहरण को हमने यहाँ पर दिया है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के 3 उदाहरणों को यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं आपने इसको अच्छे से समझा होगा, ठीक है। इसी के साथ आज जो हमने संयोजन अभिक्रिया को अच्छे से समझा, संयोजन अभिक्रिया को अच्छे से समझा, ठीक है। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि इसके जो नोट्स हैं मैं आपको ऑफलाइन क्लास में जो व्हाट्सएप ग्रुप मेरा चलता है बिहार एग्जाम पोर्टल का, उसमें मैं शेयर करूंगा। ये चैप्टर खत्म होता है, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके MCQ करेंगे, सारे चीज को करके फिर आपको इसका नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो आप अगर इस चीज को अच्छे से समझा है तो कमेंट्स में जरूर लिखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। अगर आप करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और नेक्स्ट अभिक्रिया जो कि क्या है, वियोजन अभिक्रिया के साथ हम उपस्थित होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।